अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित वीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे एहसास है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सग़ीर में और मशरक़ वस्ती में लोग अब ईद उल फ़ितर की छुट्टियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वक्त एक ऐसी कैफियत होती है नफ़्सन नफ़सी की, हैजान की, अफरा तफरी की, जब लोगों ने अक्सर एक शहर से, ख़ास करके पाकिस्तान में, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचना होता है और माइंड किसी चीज़ पे फोकस नहीं हो सकते। लेकिन वाशिंगटन में अपनी मौजूदगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके संग चंद ऐसी डेवलपमेंट शेयर करना चाहता हूँ जो यहीं से आपके साथ शेयर हो सकती हैं। और जब आप इन्हें सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि इतनी अजीबोगरीब किस्म की बातचीत जो है, ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स या कमिटमेंट्स जो है, ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कैसे दे दी। अब से बहुत घंटे पहले, चंद घंटे पहले, 6, 7, 8 घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मुतवक्का तौर पे ईरान के साथ ये कमिट किया है कि अब इसराइल दोबारा आपकी पारस की गैस फील्ड्स पे हमला नहीं करेगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के बिहाफ पे और पूरी दुनिया के बिहाफ पे और अमेरिका के बिहाफ पे ईरान से ये कमिटमेंट कर रहा है और ये वादा कर रहा है, ये गारंटी दे रहा है कि अब इसराइल जो है वो पारस की गैस फील्ड्स पे दोबारा हमला नहीं करेगा। और उसके साथ ये भी कह रहा है कि इसराइल ने ये हमला जो है अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर किया, अमेरिका को इस हमले का नहीं पता था। फिर मज़ीद ऐड ये करता है, ये ट्रूथ सोशल पे उनका ट्वीट है, जो अमेरिका के तमाम बड़े अखबारात और ज़राए इब्लाग ने और तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने इसको कैरी किया। और फिर उसमें मज़ीद एडिशन उन्होंने ये किया ट्रूथ सोशल पे ये कह के कि दर हकीकत कतर को भी नहीं पता था कि इसराइल ने ये हमला खुद से किया है और अमेरिका के अप्रूवल और मर्ज़ी से नहीं किया। इसलिए सॉरी, कतर मैंने गलत कह दिया, ईरान को नहीं पता था और ईरान ने बेचारे मासूम कतर को ठोक दिया। कतर बिल्कुल मासूम है, मासूम होने के अलावा कतर ने मुझे एक बहुत महँगा हत्यारा भी दिया हुआ है $500 मिलियन का, जिसके ऊपर अमेरिकन टैक्स पेयर ने मज़ीद $1 बिलियन लगाने हैं। और ये 1.5 बिलियन का जो मेरा हत्यारा होगा गल्फ स्ट्रीम का, वो रिटायरमेंट के बाद जब मैं सदर नहीं रहूँगा, मैंने वो अपने ज़ाती मलकियत में ले लेना है। यानी एक तोशाखाना, ये अमेरिका का तोशाखाने का स्कैंडल है। जब वो सदर नहीं रहेंगे तो पता नहीं स्कैंडल का क्या होगा। बहरहाल उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया है कि दोबारा जो है पारस गैस फील्ड पे इसराइल जो है वो हमला नहीं करेगा। अब इसका दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू देखें कि एक्सियोस जो पब्लिकेशन है, जिसका मैं हर दिन ही ज़िक्र करता हूँ, और उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में साथ ही ये भी खबर लगी है कि अमेरिकन ऑफिशियल और इसराइली ऑफिशियल ये कहते हैं और अमेरिकन ऑफिशियल ने ये कन्फर्म किया है कि वाइट हाउस ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कतर की सॉरी ईरान की पारस एक्चुअली जो गैस फील्ड है, ये दोनों शेयर करते हैं। ये एक ही फील्ड, ये पारस की जो गैस फील्ड है, ये एक ही फील्ड है जो पर्शियन गल्फ के नीचे है। इसके वेस्टर्न किनारे के ऊपर, इसके मगरबी किनारे के ऊपर कतर है और ईरान इसके मशरकी किनारे पे है, लेकिन फील्ड एक ही है, दोनों यहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब बॉटम लाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इसराइल दोबारा इसके ऊपर हमला नहीं करेगा और उन्होंने ईरान को ये वार्न किया है बहुत ही सख्त अल्फाज में। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को भी हमला दोबारा कतर के ऊपर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कतर बिल्कुल बेकसूर है, कतर मासूम है, उसने मुझे त्यारा भी दिया हुआ है। और अगर कतर पे दोबारा ईरान ने इस किस्म का हमला किया तो मैं, जिस तरह से कहते हैं ना कि खुदा ताला कुरान में होता है या बाइबल में होता है, उस किस्म की लैंग्वेज में उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद आके पारस की जो गैस फील्ड है उसे मैं तबाह कर दूंगा और मैं इस किस्म की फायर पावर यूज़ करूंगा जो कभी ईरान ने, जिसका तवक्को भी उसकी नहीं की होगी। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ें कि एक साइड से अमेरिकन अखबार ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया हुआ था इसराइल को कि आप पारस की गैस फील्ड पे हमला कर दें। अब जब ईरान ने, आईआरजीसी ने जवाबी हमले किए सऊदी अरब के ऊपर और कतर के ऊपर, तो प्रेसिडेंट को परेशानी हो गई। वो मैं भी मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अब प्रेसिडेंट जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है जंग के दरमियान में, जंग तो पहले ही हो रही है, ईरान बेचारे को छोड़ा ही नहीं आपने। ईरान के ऊपर अब तक अमेरिका 7,800 हमले कर चुका है और इसराइल 7,600 हमले कर चुका है और टुगेदर 15,000 से ज़्यादा ये दोनों हमले कर चुके हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो हमलों के दरमियान में भी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मेरी अगर बात ना मानी तो मैं ऐसा हमला करूंगा कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। इस लैंग्वेज से आपको क्या पता चलता है? इस लैंग्वेज से आपको ये पता चलता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस जंग के नतीजे में, जो अब 18वें दिन पे है, उसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, ये स्टेलमेट में कन्वर्ट होती चली जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप किस कदर हैजान का और प्रेशर का और कंफ्यूजन का और स्ट्रेस का शिकार हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल करना है। अच्छा, एक इसकी सबसे बड़ी पहली वजह ये है कि वो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस, जो अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल से 3 बड़े इनिशिएटिव लेकर बहुत मुश्किल से उसको 103.8 से
$100 पर बैरल पे लाया गया था। वो 3 बड़े इनिशिएटिव क्या थे? एक तरफ से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, उसने 400 मिलियन बैरल्स जो हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में निकालने का फैसला किया और ऐलान किया। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जो टोटल 425 मिलियन बैरल हैं, उसमें से हाथम ताई की कब्र पे लात मार के 170 या 175 मिलियन बैरल्स जो हैं, वो मार्केट में रिलीज़ करने का फैसला किया। तीसरा एक बड़ा ही डिज़ास्ट्रस पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जब रूस के ऊपर, उसके तेल के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई थी, वो सारी दुनिया को कह दिया, जापान को, हिंदुस्तान को, कि आप अब रूस का तेल खरीद सकते हैं। और रूस उसमें से आज़ाद भी हो गया और वो $50-40 पर बैरल पे बेच रहा था। अब वो $90-95 पर बैरल पे वो तेल बेच रहा है और इसकी बेतहाशा क्रिटिसिज्म हो रही है अमेरिका में और यूरोप में। इन तीनों चीज़ों को करने के बाद, इनिशिएटिव करके, ब्रेंट क्रूड जो चला गया था 103-104 पे, वो बमुश्किल 100 पर बैरल पे आया था, डॉलर पर बैरल पे। और ये जो हमला किया है इसराइल ने पारस गैस फील्ड्स पे, कतर के, सॉरी, इसके ईरान के, और ईरान ने जो जवाबी मिसाइल मारे हैं कतर के ऊपर, जब, और सऊदी अरब पे, मैंने आपको कहा था कि ईरान कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ईरान के जो हमले होते हैं, ईरान को एहसास है सूरत हाल की, नज़ाकत का, डेलिकेसी का। उसे पता है कि अरबों का वैसे भी जो पेन थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा नहीं है इनका, बिल्कुल भी। जैसे अमेरिकन पब्लिक का पेन थ्रेशोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो तमाम प्रोसीजर्स जो जनरल एनेस्थीसिया के बगैर या लोकल के बगैर हो जाते हैं, या लोकल में हो जाते हैं, वो अमेरिका में सारे जनरल एनेस्थीसिया में करने पड़ते हैं, बिकॉज़ पॉपुलेशन का पेन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी जो है, वो बिल्कुल नहीं है एशियन पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो अरबों का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नहीं है, वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उन्होंने कभी जंग देखी ही नहीं है। ये जितने भी अरब ममालिक हैं जीसीसी के, ये अरब इसराइल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इनको कभी पत्थर भी नहीं पड़ा, इनको रत्ती भर उसका प्रेशर नहीं पड़ा। ये पहली दफ़ा है कि अपनी ज़िंदगी में इन्हें जंग जो है एग्जिस्टेंस में देखनी पड़ रही है। इनमें से अक्सर स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल मसनूई हैं। ईरान का आपने ऑन द अदर हैंड देखा कि 15,000 से ज़्यादा हमले उस रियासत ने बर्दाश्त कर लिए हैं। उसका सुप्रीम लीडर चला गया, उसकी तमाम मिलिट्री लीडरशिप चली गई, आईआरजीसी की लीडरशिप चली गई, पुलिस की लीडरशिप चली गई, बसीज की लीडरशिप चली गई। सेकंड वेव के अंदर अभी आपने देखा, अभी हाल ही में गुज़श्ता 24 घंटे में इंटेलिजेंस जो मिनिस्टर थे, यानी अली लारेजानी की शहादत के बाद उनके जो इंटेलिजेंस के मिनिस्टर थे, उनको भी जो है मार दिया गया। तो ईरान का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो अरबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और उसके नतीजे में ये सूरत हाल आपके सामने डेवलप कर रही है। ईरान के जो हमले होते हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक होते हैं, नपे-तुले होते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि उसका हॉरिज़ॉन्टल इफ़ेक्ट एक ऐसा पैदा हो इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स पे, एनर्जी मार्केट्स के ऊपर, कि वहाँ से वो अपने रिजल्ट्स को डिराइव करता है। उसका मकसद जो है वो स्ट्रक्चर को उड़ाना नहीं होता। वरना जिस किस्म के हमले ईरान ने अब तक किए हैं कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर, कुवैत के ऊपर, सऊदी अरब पे, इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक हमले वो कर सकता था। अगर आप वो पिक्चर्स और वो फुटेज देखें जो मसलसल इजराइल से आ रही है, तो इस किस्म का कोई हमला जो है वो किसी भी जीसीसी कंट्री पे नहीं हुआ। अब इसकी एक और भी वजह है, वो ये है कि जो 12 मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने मिनिस्ट्रियल करके, जिसमें प्यारा पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की भी है, उन सब ने एक मिनिस्ट्रियल के बाद एक कॉन्डमनेशन भी की ईरान के हमले की, और ईरान से उन्होंने डिमांड किया कि इस किस्म के हमले जो हैं वो बंद किए जाएँ, वरना हम पता नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने करना कुछ भी नहीं, वो असल में अमेरिका को ये कह रहे हैं कि अगर ये हमले जो ईरान हमारे पे कर रहा है, ये हमले ईरान से बंद करवाए जाएँ, ईरान को आप बहुत ठोकें। अब अमेरिका के सदर ने जब ये सारी आगे से रिक्वेस्ट या थ्रेट मारी है ईरान को, इससे आपको पता चलता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो ऑप्शंस हैं इस जंग के अंदर वो कम होती चली जा रही हैं, बावजूद इसके कि दुनिया की रूह ज़मीन की, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे बड़ी एयरफोर्स, सबसे बड़ी मरीन एम्फीबियस ऑपरेशन की तमाम कैपेबिलिटी अमेरिकन सदर के पास है। मगर उसके बावजूद पॉलिटिक्स ऐसी उलझती चली जा रही है कि अमेरिकन सदर की जो ऑप्शंस हैं वो कम से कम होती चली जा रही हैं। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ है? इसके बावजूद चंद घंटे पहले दोबारा कतर ने कंप्लेन किया है कि उसके ऊपर दोबारा ईरान की तरफ से हमला हुआ है। अब ये हमला ईरान की तरफ से हुआ है या हमला इसराइल की मोसाद एजेंसी ने कर दिया, ये क्लियर नहीं है, और इस पे अब अमेरिका के सदर क्या रिस्पॉन्स करेंगे? मेरा ख्याल है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। इसको पी लिया जाएगा और ये एक स्टेलमेट यहाँ पे जो है डेवलप कर जाएगा। ये बड़ी ऑब्वियस हो गई है बात कि ये जंग अमेरिकन सदर के कंट्रोल से बाहर हो गई। मैं पर्सनली तौर पे मिलिट्री मैटर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, मैं हर साइड को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉक्स के एक्सपर्ट्स को भी, अमेरिकन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स को भी, इसराइली गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स को भी, जो बरतानिया में कमेंट छप रहा है, जो यूरोप से कमेंट आ रहा है, जो अमेरिका से कमेंट आ रहा है, मैं उसको मिलिटरीली असेस नहीं कर सकता। लेकिन अमरीकी हुकूमत के अपने स्पोक्स पर्सनस या सपोर्टर्स को छोड़ के जितने भी अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी एकेडमिक हैं, वो ये समझते हैं कि ये जंग
امریکہ کے حساب سے صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی، اس میں سے امریکہ کو نکل جانا چاہیے۔ امریکہ از لوزنگ کنٹرول آن دس وار، یہ ایک اسٹیلمیٹ ہے، اس سے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو صرف اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ لوزنگ کیوں کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رجیم پہلے کے مقابلے میں زیادہ جتنی ڈیکیپیٹیشن کی ہیں، جتنا مارا ہے، اس کے باوجود رجیم کے کولیپس کرنے کے، گرنے کے دور دور تک کوئی اثرات نہیں ہیں، الٹا لوگ اپنی حکومت کے گرد متحد ہو گئے ہیں۔ ایران نے اس پوری وار کو ہاریزنٹلی ٹرانسفر کر دیا ہے 8-10 ممالک میں، اور یورپ اور جاپان کی اکانومیز جو ہیں، اور ایشیا کی اور یورپ کی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اور یورپین ممالک نے گزشتہ 48 گھنٹے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کو شٹ اپ کال دی ہے نیٹو نے، یورپ نے، تو انہوں نے اپنے ڈسپلیجر کا بھی اظہار کر دیا، اور امریکہ کے صدر جو ہے ان کو احساس ہے کہ وہ کتنے تنہا اور کتنے آئسولیٹڈ رہ گئے ہیں، اسی لیے آپ کو اتنی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے۔ چین کا وزٹ جو ہے، جہاں بہت امپورٹنٹ تھا ان کا شی جن پنگ کے ساتھ، اس کو کینسل کر دینا جو ہے وہ بھی بذات خود شو کرتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں اس موقع پہ کتنی اسٹریس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب جاپان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کہ جاپان نے جو لیٹسٹ ٹرانزیکشن آئل کی رشیا کے ساتھ کی ہیں وہ یوان کے اندر سیٹل کی ہیں، چائنیز کرنسی کے اندر۔ یہ بات اگر صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ یہ امریکن پیٹرو ڈالر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور جو کینٹ جنہوں نے ریزائن کر دیا نیشنل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس کے جو ڈائریکٹر تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے، ان کا میں ٹکر کارلسن نے ان کا ایک انٹرویو کیا آپ سے چند گھنٹے پہلے، جو ٹویٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں جو کینٹ کے باقی تمام چیزوں کے علاوہ کہ ہمیں اسرائیل نے پھنسایا، بے وقوف بنایا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سالڈ انفارمیشن ہے کہ ایران سے، کیونکہ وہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر تھے، اور ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہیں تلسی گبارڈ کی ٹیم کے سب سے امپورٹنٹ آدمی تھے، ان کا مزید بھی ذکر ہوگا، تلسی گبارڈ کی ٹیم میں تھے، تو ظاہر ہے ان کے پاس وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی جو امریکہ میں اس قسم کے علام ہمیشہ آتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہرحال آئی ایم سوری فار دس۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک چیز کہی کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکن ڈالر کی جو پوزیشن ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اس لیے جنگ کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ اب ایز وی اسپیک تھرسڈے کو جاپان کی پرائم منسٹر جو ہیں سانے تاکیشی، وہ یہاں واشنگٹن پہنچ رہی ہیں، میں شاید پہنچ چکی ہیں، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا پسند کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کیا سنگھاڑا سنگھائیں گے، کلوروفارم سنگھائیں گے، ان سے کیا حاصل کریں گے اس اسٹیج کے اوپر اس جنگ کے حوالے سے، دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اچھا، اب ایک اس میں جو میں نے ساری پریشانیاں بتائی ہیں آپ کو کہ یہ جنگ لوز کر رہا ہے امریکہ، اس میں ایک یہ بھی چیز ایڈ کر دیں، میرا تو آپ جانتے ہیں کہ میں 2 ویلاگس میں اس خطرے کا اظہار کر چکا ہوں کہ فوج کشی کر دیں گے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے، لیکن امریکہ کے جتنے ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز اور ایکسپرٹس ہیں اور جو پروفیسرز ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے، ان کا خیال ہے کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ملٹری ایکشن کے ذریعے نہیں کھلوا سکے گا۔ اگر ایسا ایکشن کیا گیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے، ایک پروٹریکٹڈ قسم کی جنگ ہو جائے گی۔ آپ اگر کوسٹ لائن کے اوپر قبضہ کر بھی لیں گے تو اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا۔ میں کہہ نہیں سکتا اس کے اوپر، لیکن ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکے گا۔ دس از ویری ڈیفیکلٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ سوچتے تو ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی کمزوریاں یہاں پہ آبویس ہو گئیں۔ اب پتہ، اچھا ہاں، ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس مارکس دی بگننگ آف دی ڈکلائن آف دی امریکن پاور۔ نا ونس اگین آئی کانٹ اسیس دس، لیکن میں نے ایک آج کے دن مجھے موقع ملا تو میں نے اکانومسٹ کا جو اینول ایڈیشن آتا ہے 2026 کا کہ یہ سال کیسا ہوگا انگلش میں، اس میں جو چائنا کا سیکشن رپورٹ تھی بہت لمبی چوڑی، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ ایک سینٹینس میں نے دیکھا بہت انٹرسٹنگ کہ چینی بڑے خوش ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے۔ وہ خوش اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی اتنی مذکہ خیز ہے، اور اس پریزیڈنسی سے امریکہ کی طاقت کا اتنا کنڈا ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب یہ پریزیڈنسی مکمل ہوگی تو چین امریکہ سے خاصا آگے جو ہے وہ نکل چکا ہوگا یا نہیں نکل چکا ہوگا، کم از کم ان کا خیال ہے کہ نکل چکا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی نے ایک اور جمہوریت کا بھی ایک بہت بڑا جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، الیکشن بیسڈ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی ویکنس جو ہے وہ آبویس ہو گئی ہے، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ جو 19ویں صدی کے اردو کے شاعر تھے اکبر الہ آبادی کا میرا خیال ہے یہ تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں پر وہ سچویشن ہو گئی ہے کہ امریکہ کی ڈیموکریسی میں ایک بہت بڑی ڈیفیکٹ نظر آیا ہے کہ کوئی بھی پاپولسٹ غلط ملت باتیں کر کے، لوگوں میں ہیجان پیدا کر کے، ان کو پرومسز کر کے، جس کو نہ بھی پتہ ہو کہ وہ کیا پرومسز کر رہا ہے، لوگوں کو پھدو بنا کے وہ پاور کیپچر کر سکتا ہے،
اور یہ عین ممکن ہے کہ اس کو سرے سے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے پاور کا کیا کرنا ہے۔ اس جنگ نے امریکہ کے صدر کی انٹلیکچوئل ویکنیسز، ان کی ڈیسیجن میکنگ کے پرابلم، ان کی ججمنٹ، اور کتنی آسانی سے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے انہیں ہائی جیک کر لیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل آبویس ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم میں یہ کوئی ایسی قدغن تھی ہی نہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس امریکن سسٹم کا پولیٹیکل ایکسپیرینس نہ ہو اسے صدر بننے سے روکا جائے، اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہوا ہی نہیں۔ امریکہ کی جو پولیٹیکل کلاس پریزیڈنٹ کے لیول میں پہنچتی ہے، وہ اس سے پہلے گزشتہ 20-30 سال میں بہت سا جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورننس کی پولیٹیکل لیول میں، ایگزیکٹو لیول پہ، وہ ہینڈل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ سیدھا کسی کاروبار سے، بزنس کے دفتر سے اٹھ کے پریزیڈنٹ نہیں بنتے، وہ پہلے اسٹیٹ کے لیول میں کانگریشنل ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے لیول میں کانگریس کا حصہ ہوتے ہیں، میئر رہے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ گورنر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ امریکہ کی فیڈرل کانگریس کے اندر ہاؤس کے ممبر ہوتے ہیں کئی دفعہ، یا وہ سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، امریکہ کی بڑی اسٹیٹس کے گورنر ہوتے ہیں، یا پچھلی کسی ایڈمنسٹریشن میں اٹارنی جنرل ہوتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز انہوں نے ہینڈل کی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی ایکسرسائز آف پاور، اور امریکہ کی سپر پاور کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دا ورلڈ۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو وکری ٹائپ کا بندہ کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت امریکہ کی پریزیڈنسی میں آ گئی جس پہلی دفعہ بھی آ گئے، وہاں بھی بہت زیادہ مصیبت ہوئی، پھر وہ جو 6 جنوری 2020 میں جو کچھ ہوا یا 21 میں جو کچھ ہوا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے۔ تو جو ایلیمنٹس آف گراس ارسپانسبلٹی ہیں وہ تھے، اور اب وہ دوبارہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس بے پناہ طاقت ہے، اور اس طاقت کا استعمال اس قسم کا ہے کہ اس سے امریکہ کی ساکھ اور امریکہ کی طاقت میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ بہرحال اس وقت کی ایک سچویشن ہے جو واشنگٹن کے اندر کی، میں ایک فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر۔ آئی ایم سوری فار دس، یہ الارم مسلسل کسی کی گاڑی کی تھیفٹ کا آ رہا ہے کہ یہ گاڑی اس طرح سے چوری ہو گئی ہے، وہ مسلسل آ رہا ہے اور میرے فون کے اوپر بھی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، برٹش سسٹم نے بھی ایک بہت بڑا گند کیا ہے دنیا کے ساتھ، اور وہ گند یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ سمجھا گئے کہ ایک آدمی اگر بار بار پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس میجورٹی ہے تو وہ 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ اصل میں ان کے پولیٹیکل سسٹم کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ برٹش پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ در حقیقت ان کی کلچر اور ان کی سوسائٹی کے اوپر بلڈ اپ ہوا ہوا ہے، اور وہاں پہ پرائم منسٹر کے پاس کبھی بھی بہت زیادہ طاقت نہیں ہوتی، اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، کچھ کلچرل قسم کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس سسٹم کو جب آپ وہاں سے نکال کے ہندوستان، پاکستان، افریقہ لے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، جب ایک شخص بار بار جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پبلک بھی اس کو انٹرنلائز کر لیتی ہے ایک لیڈر کی حیثیت سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انیویٹیبل ہے ان کے لیے۔ اگر پاکستان میں ان خاندانوں کو دیکھیں، شریف زرداری خاندانوں کو، پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این وغیرہ کو، تو لوگ ان کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں بیکاز ان کو بار بار پاور ملتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کے سسٹم میں تیسری دفعہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بٹ موونگ بیک ٹو اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن جس کا تعلق ہے سینٹ سے، امریکہ کے اور پاکستان سے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا تھا کہ کیسے جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبارڈ، انہوں نے اپنی جو سینٹ انٹیلیجنس کو بریفنگ کی سینیٹرز کو، اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ روس، چین، نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ایسے مسل سسٹم اور ڈیلیوری سسٹم پہ ریسرچ کر رہا ہے اور بنا رہا ہے جو امریکن مین لینڈ کو ہٹ کر سکتے ہیں، کنونشنل پے لوڈ کے ساتھ بھی اور نیوکلیئر پے لوڈ کے ساتھ بھی۔ اب انڈرسٹینڈیبل۔ اچھا، امریکہ میں اس کو کسی نے نوٹ نہیں کیا، یہ امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیڈ لائن یا خبر نہیں ہے، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا سارا ذکر سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے جو لوگ ساؤتھ ایشیا سے ڈیل کرتے ہیں۔ آف کورس پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے خاصا ریئیکشن ہے، وہاں پر کنسرن پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے، اور پاکستان کے فارمر فورن منسٹر جو تھوڑی دیر کے لیے فارن منسٹر رہے، اس سے پہلے پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے، امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے، جناب جلیل عباس جیلانی صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا بہت ہی موزوں، جس میں انہوں نے کہا کہ بات بالکل تلسی گبارڈ کی غلط ہے، اور پاکستان کے جو مسلز ہیں وہ صرف اور صرف انڈیا سینٹرک اور انڈیا فوکس ہیں۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز نہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے کہی ہے، نہ ہی پاکستان میں اس کی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تلسی گبارڈ نے پاکستان کا تو ذکر کر دیا کہ پاکستان کے مسائلز جو ہیں وہ امریکن مین لینڈ کو ہٹ کر سکتے ہیں، روس، چین، نارتھ کوریا کے ساتھ۔ انہوں نے ہندوستان کا وہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اور سوچنے کی بات اس لیے ہے کہ پاکستان کا جو شاہین 3 ہے، جو پاکستان کا سب سے لانگ رینج مسل ہے، وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے چیک بھی کیا ہے کہ اس کی تو مار یا رینج جو ہے وہ صرف 2750 کلومیٹر ہے، یعنی وہ انڈیا سینٹرک ہی رکھا گیا ہے، اور یہ
ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान 5,000, 6,000, 7,000 किलोमीटर के मिसाइल नहीं बना सकता था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ही मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने अपनी एक प्रेस टॉक में मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि हमने ऐसे मिसाइल नहीं बनाने, और उन्होंने मना कर दिया था पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को कि हमने ऐसे मिसाइल नहीं बनाने जो इसराइल तक मार कर सकते हों या जो अमेरिका वगैरह तक मार कर सकते हों, बिकॉज उससे अननेसेसरी कंसर्न्स और इश्यूज और फियर्स जो हैं वो पैदा। सॉरी फॉर दिस, मैंने अब इसका बंद कर दिया है ब्लूटूथ भी। एक्चुअली मैंने इसका वाईफाई तो पहले ही बंद किया हुआ था, सेलुलर नेटवर्क भी इस फ़ोन का बंद किया हुआ था। आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये सिग्नल कैसे आ रहा है, लेकिन ये समहाउ और द अदर ब्लूटूथ के साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। बहरहाल इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के 2,750 किलोमीटर के हैं जो मैंने चेक किया है, लेकिन हिंदुस्तान का जो अग्नि 4 है उसकी ऑलरेडी रेंज 5,000 से 7,000 किलोमीटर है। तो ये बात एक बड़ी ताज्जुब की बन जाती है कि तुलसी गेबार्ड, ख़ाँ वो इंडियन यानी प्रो इंडिया है या नहीं है, ये एक बात का मसला है, लेकिन तुलसी गेबार्ड ने इंडिया का जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। अब अगर ये तुलसी गेबार्ड एज डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की ज़ाती ओपिनियन है, तो आप उनको इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो प्रो इंडिया हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं, वो हिंदू हैं, क्योंकि वो इंडिया से नहीं है, वो वेस्ट कोस्ट से हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, लेकिन वो प्रो इंडिया है। लेकिन अगर ये डायरेक्टरेट जो नेशनल इंटेलिजेंस की कलेक्टिव फीलिंग है, तुलसी गेबार्ड की फीलिंग नहीं है, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की फीलिंग है, फिर ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सीरियस है। बिकॉज फिर इसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटी को नहीं देख रहे, वो इंटेंशन के ऊपर जा रहे हैं। यानी हिंदुस्तान की कैपेसिटी है, वैसे तो अलास्का के साथ नियरेस्ट पॉइंट अलास्का बनता है, और मैंने चेक किया कि अलास्का का हिंदुस्तान से डिस्टेंस 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा बन जाता है। तो हिंदुस्तान के भी जो 5 से 7,000 का अग्नि 4 है, वो इस वक्त कम अज़ कम अमेरिकन मेनलैंड को हिट नहीं कर सकता, और अलास्का भी किधर मेनलैंड में आता है। अब जो बड़े सेंटर्स हैं अमेरिका के, वो 9,000, 11,000 किलोमीटर दूर हैं हिंदुस्तान से। लेकिन कैपेसिटी अगर किसी की है तो हिंदुस्तान की है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हिंदुस्तान को थ्रेट परसेप्शन में नहीं ले रही है, थ्रेट असेसमेंट में वो पाकिस्तान को ले रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये उसकी ज़ाती ओपिनियन नहीं है और उसके इदारे की ओपिनियन है, तो फिर पाकिस्तान की इंटेंशन को वो उस पर उनको शक है, और ये वो चीज़ है जिसके बारे में पाकिस्तान में तशवीश होनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए। क्योंकि अनलाइक इंडिया, जिसका सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है और रिटोरिकल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उनका ऑपरेशनल लेवल में अमेरिकन मिलिट्री के साथ जो पैसिफिक कमांड है उसका ऑपरेशनल लेवल पे इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है जितनी सेंट्रल कमांड की ऑपरेशनल लेवल में पाकिस्तान मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन है। उसके बावजूद अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान को थ्रेट असेसमेंट में देखती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ के इशू को ऑफिशियली तौर पे रेज़ करें, बहुत शोर मचाएं, इस पे आर्टिकल लिखें, बहुत ज़्यादा खप इस पर डालें। इस पे फौरी तौर पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस के दरमियान में, जिसमें कि पाकिस्तानी इसको बिहाइंड द सीन, पब्लिकली ना भी, बिहाइंड द सीन उनको इस इशू को एजिटेट जो है वो करना चाहिए। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अमेरिका में ये कोई खबर नहीं है, या अमेरिका में इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ जो चीज़ इंटरेस्टिंग बनी है वो ये बनी है कि अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स हेडलाइन कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो हैं तुलसी गेबार्ड, उन्होंने सारा मलबा इंटेलिजेंस की असेसमेंट का वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर डाल दिया। बिकॉज वहाँ पर एक कांग्रेसमैन थे, सेनेटर जोनाथन ओसाफ, जॉर्जिया के, वेरी वेल स्पोकन, वेरी आर्टिकुलेट, उनकी वीडियो अपने कमेंट सारा ट्विटर पे देख सकते हैं, जिन्होंने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड की ज़िंदगी मुश्किल कर दी। उन्होंने उनसे पहला सवाल ये पूछा कि जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो क्या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और उसकी जो थी भी स्ट्रक्चर वो ऑब्लिटरेट हो गया था? इंटेलिजेंस कम्युनिटी की उसके बारे में क्या असेसमेंट है? उनको पता था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट पहले दे चुकी है कि वो ऑब्लिटरेट हो गया था, और प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि ऑब्लिटरेट हो गया था। डीएनआई बेचारी क्या करती? अगर कहती कि ऑब्लिटरेट नहीं हो गया था तो प्रेसिडेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करती। उसने कहा कि नहीं, वो तो ऑब्लिटरेट हो गया था। उसने कहा कि पूरा यकीन है आपको कि वो तबाह हो गया था? उसने कहा जी तबाह हो गया था। फिर उसने कहा क्या उसके बाद इंटेलिजेंस क्या समझती है कि ईरान ने दोबारा उसको वहाँ से निकाल के कुछ करने की उस पर कोशिश की? उसने कहा उन्होंने कोशिश नहीं की। तो फिर उसने कहा कि ये प्रेसिडेंट कैसे कह रहे हैं कि इसे कहते हैं एक इमिनेंट थ्रेट थी ईरान की तरफ से, अभी जो जंग शुरू हुई है फरवरी की 28 तारीख को। अब तुलसी के बाद काटो बदन तो लहू नहीं। उसने कहा दरअसल प्रेसिडेंट इंटेलिजेंस की असेसमेंट खुद कर सकते हैं कि थ्रेट है कि नहीं। उस पर अब ये खप पड़ गई है कि ये जो इतनी बड़ी 80,000 लोगों की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के नीचे काम करती है, और CIA जिसके डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे, जॉन रैडक्लिफ, वो भी डायरेक्टोरेट नेशनल इंटेलिजेंस ही के साथ काम करते हैं। तो ये जो 80,000 प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है, इसका काम है
प्रोफेशनल तौर पे थ्रेट परसेप्शन देना और प्रेसिडेंट को देना, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि प्रेसिडेंट थ्रेट परसेप्शन करे कि ख़तरा है कि नहीं है। तो ये अब एक बहुत बड़ी खप है कि तुलसी गबार्ड ने अपने बॉस के ऊपर ये बात डाल दी है कि बॉस को ही पता था कि ईरान की तरफ से ख़तरा है या ईरान की तरफ से ख़तरा नहीं। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, वहाँ पे डायरेक्टर पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर जो है वो मसलसल टीवी प्रोग्राम्स में जा रहे हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने अफ़गानिस्तान में जो हमले किए वो दर हकीकत हमने बड़े प्रिसाइज प्रोफेशनल किस्म के हमले किए और वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसमें वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ नई किस्म की एक यबड़ी मार रहे हैं। एक दो मैंने उनकी ऐसी डिस्कशन देखी एक हामिद मीर के साथ जिसमें उन्होंने अब ये कहने की कोशिश की, ये एक सेकंड टाइम मैंने उनको सुना है, उन्होंने कहने की कोशिश की है कि अगर वहाँ हॉस्पिटल था तो ये जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं दर हकीकत ये एक फैक्ट्री थी जहाँ से सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जाते हैं। जितने भी नशेई लोग हैं इनको अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है जहाँ इन्हें सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि कभी भी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान का इस लेवल के ऊपर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है डीजी आईएसपीआर इस लेवल पे फॉल नहीं किया कि इस लेवल की इररिस्पॉन्सिबल बातें वो करें। पाकिस्तान में क्या अफ़गान तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेजते हैं या टीटीपी भेजते हैं? कोई अगर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन अफ़गान हुकूमत रन कर रही है या टीटीपी रन कर रही है? कोई अगर हामिद मीर साहब ज़रा सा भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने की हिम्मत करते तो आगे से काउंटर क्वेश्चन उनसे पूछ लेते कि आप क्या कह रहे हैं कि टीटीपी रन कर रही थी ये हॉस्पिटल या अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो ये रन कर रही थी। तो जो माफ़ी मांगनी है कि हमसे गलती हो गई, हम इसको इंक्वायर करेंगे, हम इसकी कॉम्पनसेशन देंगे, वो हिम्मत नहीं। बहरहाल हातम ताई की कब्र पे लात मार के पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हमने वो जो अरबी ज़ुबान का एक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ हमने शुरू किया, हम उसको ईद के लिए बंद कर रहे हैं। उसमें भी साथ ये पख मार दिया कि सऊदी अरब की और तुर्की की हमने सिफारिश और रिक्वेस्ट पे हमने ये ऑपरेशन बंद कर दिया। और एक बहुत बड़ी हातम ताई की कब्र पे लात ये मारी गई है कि खबर ये लगवाई गई है कि एक मेडिकल टीम जो है जिसमें 2 डॉक्टर्स पेम्स के थे और 2 डॉक्टर जो हैं वो अल शिफा हॉस्पिटल जो पिंडी में है, आई हॉस्पिटल, उन्होंने इमरान खान का मुआयना किया है। उस मुआयने की क्या रिपोर्ट है वो किसी से नहीं बताई गई। और ज़हन में याद रखिए कि ईद के मौके पे भी इमरान खान की फैमिली को इमरान खान से मिलने का मौका नहीं दिया गया। ये दूसरा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। वैसे तो हर प्राइम मिनिस्टर को बुरी तरह से ट्रीट किया गया, लेकिन जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इस किस्म का ट्रीटमेंट हुआ था। हर पाकिस्तानी 99.99% लोगों के ज़हन में ये बात डाली गई है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हेनरी किसिंजर ने दिलवाई थी। लोग ये बात कहते हुए भूल ही जाते हैं कि पाकिस्तान में जो कू हुआ था 5 जुलाई 1977 को, उससे पहले 1976 में वो हुकूमत जेराल्ड फोर्ड की ख़त्म हो चुकी थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट जिसका हेनरी किसिंजर हिस्सा थे। सॉरी, जिमी कार्टर की गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी और साइरस वैंस जो हैं वो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और जब हेनरी किसिंजर ने भुट्टो की फांसी के बारे में अपनी किताब लिखी जो 1 साल के बाद आई थी, तो उसमें एक उनका पैराग्राफ और जुमला था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी कौम को 1971 में जिस तरह से एक गिरी हुई डिमोरलाइज़ कौम को उन्होंने सहारा दिया और उसको उम्मीद उन्होंने दिलाई थी, और उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मिलिट्री ने किया, किसी और ने किया। उन्होंने कहा जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ट्रीट किया, उससे पाकिस्तानी कौम के बारे में कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं होती। उन्होंने कोई गाली नहीं निकाली, उन्होंने कहा उससे पाकिस्तानी कौम डज़न्ट लुक गुड। और जो पाकिस्तानी कौम ने अब इमरान खान के साथ किया, ये खाली फ़ौज का मसला नहीं है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इससे पाकिस्तानी कौम की नेचर, उसका कैरेक्टर जो है, उस पे कोई अच्छी रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होती। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।